जय माता दी मेरे टेलीव्यूअर्स। भारत और विश्व के सभी चिंतनशील व्यक्तियों, मैं अपने YouTube चैनल के द्वारा आपके बीच ज्ञान विज्ञान जानकारियों और अनेक तथ्यों को लेकर, अनेक विषयों को लेकर जो आपके बीच अपनी सेवा देने जा रहा हूं, और उसका आप जो हृदय से स्वागत कर रहे हैं, आप अपना सपोर्ट दे रहे हैं, उसके लिए मैं आपका अभिनंदन करता हूं। मेरे मित्रों, चैंपियन कोचिंग सेंटर ने अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से जर्नी फॉर जस्टिस की जो एक श्रृंखला की शुरुआत करने का प्रयास किया है, इसमें मैं आप सभी से यह अपील करना चाहता हूं कि आप जर्नी फॉर जस्टिस अर्थात न्याय के लिए यात्रा नाम से यह जो वीडियो श्रृंखला शुरू हो रही है, उसे आप गंभीरता, मानवीय चेतना के साथ देखेंगे, बिना स्किप किए हुए देखेंगे और अपना सुझाव उसमें देंगे, अपना सहयोग, अपना सपोर्ट देंगे और हमारे इस प्रयास को सफल बनाने में आप अपनी भूमिका अदा करेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, चैंपियन कोचिंग सेंटर आर.के. पंकज नाम से शुरू किया गया यह YouTube चैनल भ्रम, भय, घृणा, द्वेष, अफवाह प्रसारित करने अथवा निर्मल मानवीय भावना को ठेस पहुंचाने के इरादे से शुरू किया गया मंच नहीं है। हमारे चैनल का मानवीय संवेदनाओं को जागृत व संचारित करके मानव तथा देश की सेवा करना, सभी को एकता, प्रेम, सहयोग के मजबूत सूत्र में बांधना ही हमारा उद्देश्य है। हम अपने चैनल द्वारा और अपने सकारात्मक परिवर्तनशील सोच द्वारा लोगों में ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि करना चाहते हैं। इसके साथ ही एक स्वच्छ समाज और मजबूत राष्ट्र निर्माण के कर्तव्य बोध द्वारा सोशल मीडिया, जनतंत्र के पहरेदार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जनता जनार्दन न्याय के विभिन्न निकायों तक वैसे दबे कुचले, पीड़ित और शोषित लोगों की आवाज़ को पहुंचाना चाहते हैं जो हताश और परेशान हो चुके हैं, जिनके पास खर्चीले एवं तंग न्यायिक प्रक्रिया के मार्ग से गुजरना काफ़ी मुश्किल है और अब उनका न्याय व्यवस्था से विश्वास डगमगाता जा रहा है। ऐसे लोगों को आप सजग, चिंतनशील लोगों व संस्थाओं द्वारा सरल और पूर्ण सम्मानजनक न्याय दिलवाने का नैतिक मानवीय प्रयास करना भी इस चैनल का उद्देश्य है। मित्रों, पारिवारिक और सामाजिक ढांचे को मजबूत करने, राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने, गौरवशाली परंपरा को प्रबुद्ध करने और संवैधानिक आत्मा को कलुषित होने से बचाने के लिए समय समय पर अनेक परिवर्तन किए गए एवं कानून बनाए गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, न्यायिक प्रक्रिया को सरल बनाने और जन जन तक पहुंचाने के लिए इसका विकेंद्रीकरण किया गया है। इसी का परिणाम है कि अनेक विवादों को हल करने एवं समस्याओं के तत्काल निष्पादन के लिए पंचायत से लेकर केंद्र एवं वैश्विक स्तर तक अनेक न्यायिक संस्थाएं बनाई गई हैं। कहा भी गया है, पंच परमेश्वर होता है, उसे भूतपूर्व व तत्कालिक परिस्थितियों का अवलोकन करके सम्मानजनक, प्रेरणादायी, निष्पक्ष न्याय करने का अधिकार दिया गया है। उस न्याय को सहर्ष स्वीकार करके लंबे समय तक अगर कोई पक्ष उससे उपार्जित होने वाला लाभ प्राप्त करता है और इस लाभ को प्राप्त करता रहता है और दूसरे पक्ष को न्याय के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित रखता है, साथ ही इसी आकांक्षा से कमजोर पक्ष के मांग को झुठलाने ठुकराने के बदनीयत से वैसे व्यक्ति को अपने पक्ष में कर लेता है जो पंच परमेश्वर के सम्मानजनक पद पर कभी आसीन थे, अथवा वैसे व्यक्ति को दिग्भ्रमित करके अपने पक्ष में कर लेता है जो वर्षों तक उसी कमजोर व्यक्ति द्वारा प्रेम सेवा भाव की अधिकारी बनी रही। तो इस कृत्य को उस सबल पक्ष की धूर्तता और छल नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे, यह आप ही बता दीजिए। आप सभी से मैं एक बात पूछना चाहूँगा, आपकी थाली में
एक रोटी है जिससे या तो आप अपना भूख मिटा सकते हैं या आप अपने सामने वाले का भूख मिटा सकते हैं। आपने वह थाली से रोटी निकालकर सामने वाले की भूख को मिटा दिया। समय बदला, एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास कई सारी रोटियां उसकी थाली में पड़ी हुई हैं और वह उसमें से एक रोटी निकालकर या दो रोटी निकालकर सामने में इस नियत से व्यक्ति को देता है ताकि वह व्यक्ति उस पहले वाले व्यक्ति का आवाज को बल नहीं दे सके, उसके न्याय को, उसके अधिकार को सामने नहीं रख सके। तो इसे आप क्या मानेंगे? बात को आप समझिएगा। एक व्यक्ति के पास थाली में एक ही रोटी है और वह एक रोटी से या तो अपना पेट भर सकता है या तो सामने वाले का पेट भर सकता है। अपनी थाली से निकालकर उसने पूरी रोटी सामने वाले को दे दी। उसमें उसकी कहीं कोई छल छिपी हुई, कहीं कोई स्वार्थ छिपा हुआ नहीं। एक अन्य व्यक्ति है, उसने क्या किया, उसके थाली में अनेक रोटियां हैं और उन अनेक रोटियों में से कुछ रोटियां निकाल करके वो सामने वाले व्यक्ति को इस नियत से देता है ताकि वह सामने वाला व्यक्ति पहले व्यक्ति के न्याय को प्रकाश में नहीं ला सके, उसके साथ जो जाती हुई, जो गलतियां हुई उसको सामने नहीं रख सके, उसका वह पक्ष नहीं ले सके। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप छल नहीं कहेंगे, इसे आप धूर्तता नहीं कहेंगे। यह निर्णय करना, यह विचार करना आपके कार्यक्षेत्र में आता है। इतिहास साक्षी है, जिसने भी परंपरागत शैली से हटकर सुधार और सेवा का नवीनतम मार्ग चुना है उसे उपहास, निंदा, यातना और अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिनमें महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला, मदर टेरेसा जैसे अनेक लोग शामिल हैं। जिन लोगों को अपनों का, समाज, मित्र और जनता का साथ मिला, उसका कर्मपथ आसान हो गया और वह सिर्फ अपने फल तक पहुंच गया। इसके साथ ही जो उसको फल मिला, उस फल से कई सारे लोग भी लाभान्वित हुए। आपके सामने अनेक उदाहरण मिलते हैं। बहुत सारे लोगों ने ऐसे कार्य किए जिनके कार्य को सम्मान, कार्य को ख्याति, कार्य को नाम उनके जीवन में नहीं मिल पाया, लंबा समय गुजर जाने के बाद मिला। खुद हमारे बायोलॉजी में आपके नाम एक आते हैं जिसको जेनेटिक्स का पिता हम लोग कहते हैं, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो आविष्कार किया, जो खोज किया, जेनेटिक्स की जो आधारशिला रखने का काम किया, उनका कार्य अपने समय का बहुत अभूतपूर्व कार्य था। लेकिन उनके कार्य पर लोगों का ध्यान नहीं गया और लंबे समय के बाद 3 वैज्ञानिक हुए जिन्होंने उनके कार्य को पुनः प्रकाश में लाने का काम किया। इतना समय का जो बीच का कालखंड रहा, वह कालखंड उस व्यक्ति द्वारा किए गए कार्य को अंधकार में ही रखने का काम किया। उससे जो लाभ मिल सकती थी कई लोगों को, वह लाभ नहीं मिल पाया। साथ ही साथ इसी कार्य को दोबारा करने के प्रयास में जो लोग लगे हुए थे, उनके खर्च, उनके परिश्रम को बेकार चला गया और साथ ही साथ उस व्यक्ति को जो सम्मान मिलना चाहिए था उसके जीवन काल में, वह सम्मान नहीं मिल पाया। इसका मतलब यह नहीं है कि उस व्यक्ति का कार्य उपेक्षित है या उस व्यक्ति का कार्य निंदनीय है या उस व्यक्ति का कार्य कम महत्व रखता है। आज जब मैं जर्नी फॉर जस्टिस अर्थात न्याय की यात्रा के अगली श्रृंखला को प्रस्तुत करने वाला हूं और उसमें जिन व्यक्तियों की व्यथा आपके बीच रखने वाला हूं, उस व्यक्ति को विभिन्न न्यायालयों में घसीटने की परोक्ष धमकी मिल रही है। क्या किसी की व्यथा रखना और उससे जुड़े सभी पात्रों को विभिन्न कृत्यों, कुकृत्यों, भूमिकाओं को जनता जनार्दन के बीच पूर्ण सम्मानजनक न्याय पाने की आशा से रखना निजता के कानून का उल्लंघन है? मेरी दृष्टि में निजता का कानून का तात्पर्य क्या होता है? निजता का कानून यानी किसी व्यक्ति के निजी जीवन का कानून यह कहता है कि वह व्यक्ति की जो निजी बातें हैं उसे सामने नहीं रखी जा सकती, लेकिन तभी तक वह व्यक्ति के सामने, उस व्यक्ति की निजी बातें सामने नहीं रखी जा सकती जब तक कि उस व्यक्ति के कार्य, उस व्यक्ति की निजी बातें किसी दूसरे व्यक्ति के सम्मान, अधिकार को नहीं छीने, उसके कार्य क्षेत्र में बाधा नहीं डाले, उसके सम्मान में बाधा नहीं डाले। अगर वह उसके जीवन को प्रभावित करने लग जाती है तो वह निजता का कानून का अधिकारी नहीं रहता है। वह बात निजी नहीं होती है, वह बात सामाजिक हो जाती है, नैतिक हो जाती है और डिबेट का विषय बन जाती है। जो मुझे निजता का अर्थ पता है, निजता यानी पर्सनल लाइफ
में हस्तक्षेप करने का, पर्सनल लाइफ को उद्घाटित करने का अधिकार नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि अगर वह पर्सनल लाइफ किसी दूसरे व्यक्ति के लाइफ को प्रभावित करने लग जाए, गलत ढंग से उसके अधिकार को छीनने लग जाए, उसके किए गए कार्यों को कम करने लग जाए, जिससे उसको फल मिलना चाहिए वो फल को छीनने लग जाए, तो वैसे कंडीशन में वह नीचता नहीं रह जाता है, वह सामाजिक बन जाता है, वह नैतिक बन जाता है, वह वाद विवाद का विषय बन जाता है। यह मेरे हिसाब से है। आप किसी से भी पूछ सकते हैं, कोई भी आपको जानकार व्यक्ति बतला देगा। मैं तो उतना जानता नहीं हूँ, लेकिन मेरी जो अंतरात्मा कहती है, मेरा जो मस्तिष्क, जो छोटा सा तुच्छ मस्तिष्क है, वह जो निजता का परिभाषा देता है, मेरे हिसाब से निजता का परिभाषा वही होता है। आप लोग न्यायालयों में देखते होंगे, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं जो केस से जुड़ी हुई बातें निजी होती है, लेकिन वह निजी बात भी केस के दौरान कोर्ट में या फिर आपको समाज में या फिर पेपर में, मीडिया में वह फ्लश आउट होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि वह निजी चीज, वह निजी बातें किसी दूसरे के अधिकार का, जीवन का या प्रगति का हनन कर रहा होता है। ठीक है। माध्यम लोगों, मेरा मानना है, माध्यम लोगों की सुविधा एवं प्रगति के लिए होते हैं। माध्यम कोई भी हो, माध्यम लोगों की सुविधा एवं प्रगति के लिए होते हैं। मंच चाहे कोई भी हो, उद्देश्य अच्छे होने चाहिए तथा जिस उद्देश्य से उस मंच का इस्तेमाल किया गया हो, उससे सकारात्मक परिवर्तन, सुधार, मानव और देश हित में संप्रेषण के लिए चुना गया हो। उस मंच द्वारा मानवता और न्याय के प्रति हम सभी की आस्था मजबूत हो। मंच कोई भी हो सकता है, बहुत सारे मंच ऐसे होते हैं जो किसी और कार्य के लिए होते हैं, लेकिन अगर उस मंच का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं ताकि समाज में एक अच्छा संदेश जाए, किसी व्यक्ति के छीने हुए अधिकार को उसको दिलाने में मदद मिले, किसी व्यक्ति को न्याय मिल सके, किसी व्यक्ति को सम्मान मिल सके, किसी व्यक्ति के किए गए कार्य को जनता के बीच में सामने लाया जा सके, तो वह मंच गलत नहीं होता है। मंच का उपयोग जिस उद्देश्य से किया गया है, अगर वह उद्देश्य सही है तो मंच कोई भी है वह उपयोगी माना गया है। अगर आप सभी को लगता है कि मेरी भावना और नियत अच्छी है और जिन भी व्यक्ति की व्यथा आपके सामने मैं रखने की शुरुआत करने जा रहा हूं, उसे वह सिर्फ और पूर्ण सम्मानजनक न्याय मिलना चाहिए, तो कृपया आप मेरे इस वीडियो को लाइक और मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म अपने आसपास के लोगों, रिश्तेदारों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस श्रृंखला के सभी वीडियो को बिना स्किप किए हुए, चाहे वह वीडियो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना स्किप किए हुए पूरी चेतना, पूरी संवेदना के साथ सुने और देखें और अपना सपोर्ट दें, अपनी राय दें और कमेंट बॉक्स में आकर के जो सुझाव देना है वह सुझाव दें। इसी आशा के साथ मैं आपके बीच जर्नी फॉर जस्टिस अर्थात न्याय की यात्रा आपके सामने रखने जा रहा हूं। मित्रों, मेरा मानना है कि परिवर्तन करने के लिए इतिहास साक्षी है कि परिवर्तन के लिए जब शुरुआत होती है और वह शुरुआत परंपरागत शैली से हटकर की जाती है, तो उसके लिए उपहास, निंदा, यातना और अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जिनमें महात्मा गांधी, नेल्सन मंडेला जैसे अनेक व्यक्ति शामिल हैं, मदर टेरेसा जैसे अनेक व्यक्ति शामिल हैं। जिन लोगों को अपनों का साथ मिल जाता है, उनका कार्य थोड़ा आसान हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति कोई अच्छा कार्य करना चाहता है, अच्छे कार्य के लिए प्रयास करना चाहता है, तो हमें बिना क्रिटिसाइज के उसके कार्यों की प्रशंसा करनी चाहिए, उसके कार्यों को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं कि उसका यह किया गया कार्य भविष्य को कौन सी दिशा दे, भविष्य में किस व्यक्ति को वह अच्छा फल प्रदान करे। इसलिए मेरा आपसे यह विनम्र अनुरोध है कि मैंने केवल यह जो चैनल शुरू किया, चैंपियन कोचिंग सेंटर आर.के. पंकज नामक यह यूट्यूब चैनल शुरू किया, वह चैनल का उद्देश्य केवल शिक्षा देना और मस्तिष्क को तर्कपूर्ण तथ्यों से भरना नहीं है। मैंने पिछले वीडियो में जो जर्नी फॉर जस्टिस का पहला वीडियो था, उसमें मैंने कहा था कि आपको सुभाष चंद्र बोस ने विवेकानंद ने कहा है, आमी डाक सुनो को न आसे तो भी एकला चलो रे। मैंने ये गलती से कह दिया, मुझे जानकारी थी लेकिन गलत क्या कहता है, गलती से मेरे मुंह से ये बातें निकल गई। यह विवेकानंद ने नहीं, यह रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा।
रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है, मेरी आवाज़ सुनकर भी अगर कोई मेरा साथ नहीं आता तो पर भी मैं अकेला चलूँगा, बाद में उसमें धीरे धीरे अपनी मानव श्रृंखलाएँ जुड़ती चली जाएंगी। हमारे गौतम बुद्ध ने कहा है, अपो दीपो भव, अपना प्रकाश खुद बनिए। गौतम बुद्ध, जिनको हम लोग तथागत के नाम से जानते हैं, वह समाज में प्रचलित बहुत सारी धारणाओं से गुजरे। समाज में अनेक जो हैं समाधि के रूप दिखलाए गए, ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग बतलाए गए, लेकिन उन मार्गों पर चल करके उनको ज्ञान की प्राप्ति, उनको परमात्मा का प्राप्ति, परमात्मा का दर्शन नहीं हुआ। उन्होंने एक अपना अलग मार्ग चुना, जिसमें उनके बीच अपने साधना के दौरान उनको यह भी सुना गया, उनको यह भी पता चला, जिसमें किसी स्त्री ने गाते हुए कहा था कि बीना के तार को इतना भी मत ढीला छोड़ दो कि उससे संगीत ही ना निकले, या बीना के तार को इतना मत कस दो कि वह टूट जाए। इन्हीं सारे तजुर्बों से निकल करके वे जाकर के अंततोगत्वा क्या बने? गौतम बुद्ध बने, महात्मा बुद्ध गौतम बुद्ध बने। तो मैं आपसे ये अनुरोध करता हूँ कि मेरा यह जो प्रयास है उसे आप सार्थक करेंगे, आप हमारे वीडियो को लाइक करेंगे, अपने मित्रों रिश्तेदारों को शेयर करेंगे और हर मंच तक इसे पहुंचाने में मेरा साथ देंगे। और चाहे परिस्थितियां कैसे भी हों, आपका यह साथ, आपका यह प्यार हमेशा मेरे साथ बना रहेगा। इसी विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो। जय हिंद, जय भारत।